हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम 11th के फिजिक्स के जो गति का नियम था उसके पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम उसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या आवेग, जिसको इंग्लिश में हम इम्पल्स भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसी होती है कि जब किसी सूक्ष्म समय अंतराल के लिए किसी पर बल, उस वस्तु पर जब बल लगाया जाता है, कितना सूक्ष्म समय अंतराल के लिए जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके गुणनफल को ही क्या कहते हैं, हम आवेग कहते हैं, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ से टाउ इज इक्वल टू बल को कहते हैं एफ और ये हो जाता है डेल टी। ये इसका फॉर्मूला होता है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक आप देख पा रहे हैं क्या, न्यूटन सेकेंड और सीजीएस पद्धति में होता है डाइन सेकेंड, और इसका जो वीवी सूत्र होगा क्या होगा, एम एल टी माइनस टू इंटू पी, अर्थात एम एल टी माइनस वन। ये थी मोटी मोटी बात। अर्थात किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय अंतराल पर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का आवेग कहते हैं, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये उसकी छोटी सी डिटेल्स आपको मैंने बताया, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम चलेंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जो कि हम जानते हैं क्या, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। इसे ही गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है क्रिया बल, तो ये बेंच है, समझ लीजिए उस पर जो नीचे की ओर भार लग रहा है, तो नीचे की ओर लगते वो क्रिया बल कहलाता है। जैसे दूसरे वस्तु के सापेक्ष पहले वस्तु पर लगने वाला बल F12, और ये होता है प्रतिक्रिया बल, पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु पर लगने वाला बल। ये इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करके, और इसको F21 कर दें। ये पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु पर लगने वाला बल क्रिया बल, और दूसरे वस्तु के सापेक्ष पहले वस्तु पर लगने वाला बल प्रतिक्रिया बल कहलाता है। ऊपर की ओर लगते हो प्रतिक्रिया, तो बोला प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो क्रिया क्या हो रहा है, F21 विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो बराबर होती है। ये बराबर है, विपरीत ऋण चिन्ह क्या बन जाता है, विपरीत को, और इनका बीजीय योग क्या हो जाता है, शून्य होता है। F12 तो ये था क्या, F12 प्लस F12 इज इक्वल टू 0। ये आपका न्यूटन के गति का तृतीय नियम। प्यारे बच्चों, इसके उदाहरण भी हमने देखा है। जब राइफल से क्रिया के विपरीत क्या होता है, जब क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति है रस्सी बाल्टी से पानी कुएं से खींच रहा है, तो जैसे ही रस्सी टूटती है तो बाल्टी जितना झटके से कहाँ जाएगी, कुएं में जाती है, उतने ही झटके से जो दूसरी ओर रस्सी पकड़ा है व्यक्ति भी उतने ही झटके से पीछे की ओर भी चले जाती है। तो यही बात बताता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। उसी प्रकार से राइफल चलाता है, जो एक सैनिक जब राइफल चलाता है ना, तो झिक 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 इस प्रकार से जब गोली चलाता है ना बेटा, तो वो जो एक स्लो मोमेंट में ऐसा ऐसा एक बार जब चला जब पीछे हुआ, तो उसी झटके से, जिस झटके से गोली सामने की ओर निकली ना, उसी झटके से वो पीछे की ओर जाता है। वो उसी प्रकार जब लगातार चलाता है, इसलिए झिक 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 वो हिलता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया।
अब हम चलेंगे हमारा अगला टॉपिक है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है जब किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो निकाय का रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। फिर से कह रहा हूँ, जब किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो क्या होता है, निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है या नियत रहता है, ये भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, उत्पत्ति किया जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में चलेंगे हम। पहला दो कण होता है, एक कण और दो कण। एक कण निकाय के लिए बात करेंगे ना, एक कण निकाय के लिए। जब एक कण निकाय के लिए जब हम बात करते हैं तो बताएंगे, माना कि किसी क्षण कणों की संख्या एक कण है ना, उसकी संख्या कितनी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला मैंने, एक कण है। जो कण क्या बता रहा है, उसका द्रव्यमान के बारे में बता रहे हैं। मान लिया जाए इसका माना कण का द्रव्यमान m, वेग, उस कण का वेग कितना है, v है। इस प्रकार से कह दिया तो संवेग बराबर क्या हो जाता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अब हमने क्या लिखा कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, हमने नेक्स्ट पिछले क्लास में पढ़ा है। अब क्या होगा जब बाह्य बल की अनुपस्थित, यही हो गया बाह्य बल अनुपस्थित, जब अनुपस्थित हो गया तो डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अर्थात डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो पी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसे ही कहता है पी इज इक्वल टू नियत, एक जैसे माना ना। तो ये बोल रहा है एक कण निकाय के लिए भी नियत निकाय क्या होता है, नियत होता है। अब दो कण निकाय के लिए बात करेंगे। सेकंड कंडीशन, दो कण निकाय के लिए, आप इसको पहले पहला को देख लें फिर मैं बनाता हूँ इसको। यहाँ पर देखें, दो वस्तु है इसमें, माना कि ए और बी दो वस्तु है, जिसमें बोला पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु पर लगने वाला बल, पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु पर लगने वाला बल F21, पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु पर लगने वाला बल तथा दूसरे वस्तु के सापेक्ष पहले वस्तु पर लगने वाला बल इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जब न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू होगा डेल P1 अपॉन डेल टी, और दूसरा F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू डेल P2 अपॉन डेल टी। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम जानते हैं तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम से क्या था, तृतीय नियम F21 इज इक्वल टू F12। ठीक है, तो F21 का मान रख दिया डेल P1 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल P2 अपॉन डेल टी। ऋण है इस तरफ ले आया तो डेल P1 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा डेल P2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। हमने डेल टी ऐसा लिख दिया, डेल कॉमन ले लिया, P1 प्लस P2 कर दिया बराबर जीरो। सब जीरो की तरफ पक्षांतर हो जाएंगे तो हो जाएगा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू जीरो। इसलिए हो जाता है P1 प्लस P2 इज इक्वल टू नियत। अर्थात जब बाह्य बल अनुपस्थित होते हैं तो एक कण निकाय का भी जो संवेग होता है वह नियत होता है, और दो कणों के निकाय का संवेग भी क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो ये था आपका क्या, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन क्या होता है? रॉकेट नोदन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब क्या किया जाए, रॉकेट में ईंधन कक्ष से दहन कक्ष में जब ईंधन को जलाया जाता है तो जेट नली के द्वारा गैस का दाब नीचे की ओर पड़ता है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की ओर जाने लगती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रॉकेट नोदन कहते हैं। रॉकेट नोदन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें जब दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है तो जो गैस है वो छोटी छिद्र की जेट नली से निकलती है, तीव्र गति से निकलती है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की ओर जो उड़ता है उसे ही क्या कहते हैं? हम रॉकेट नोदन कहते हैं। मान लेते हैं कि माना कि रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान कैपिटल M0 है, ठीक है। हमने मान लिया रॉकेट का प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान is equal to del m upon del t। इसका क्या तात्पर्य हो रहा है? मतलब मान लिया जाए 10 ग्राम निकल रहा है 1 सेकंड में, तो ये 10 ग्राम, मतलब समय 1 सेकंड में 10 ग्राम, 2 सेकंड में 20 ग्राम, 3 सेकंड में 30 ग्राम, ये बता रहा है। तो मैंने कहा t सेकंड में, कितने सेकंड में? t सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, या मान लिया जाए इसका मान 1 सेकंड का, तो डेल एम अपॉन डेल टी, अभी चित्र का कोई काम नहीं, इनटू क्या कर दिया टी। प्रति सेकंड बोला तो इसमें इनडायरेक्टली 1 का गुना है, और जब टी सेकंड कहा तो इसमें टी का गुना है। तो टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान M0 माइनस, देखिए बेटा, मान लिया जाए रॉकेट का द्रव्यमान 500, मान लिया जाए 500 ग्राम, 500 किलोग्राम था। अब 1 घंटे बाद टी समय पश्चात 50 किलो क्या हो गया? कम हो गया। इसका ईंधन हुआ, जल गया, तो रॉकेट का द्रव्यमान क्या होगा? 50 कम हो गया। तो 50 घटाएंगे तब तो बताएगा 450 है, तो कितना जला? निकलने वाला द्रव्यमान कितना था? इतना, तो इतना को घटा देंगे, डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी, ठीक है। फिर उसके बाद बताएंगे कि भाई मान लिया जाए यदि सूक्ष्म समय अंतराल में क्या है, जो सूक्ष्म समय अंतराल में सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में डेल एम मात्रा का ईंधन जलता है, तो रॉकेट के वेग में परिवर्तन क्या होता है? डेल वी। रॉकेट के वेग में परिवर्तन क्या होता है? डेल वी होता है। तो क्या बताया हमने? तो हमने कहा तथा गैस का वेग क्या है? u है, तो रॉकेट का संवेग बराबर निकलने वाली गैस का संवेग, दोनों बराबर हो गए रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो रॉकेट का द्रव्यमान क्या है जी? m0 माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी इंटू द्रव्यमान गुना वेग। तो रॉकेट का वेग में परिवर्तन कितना बताया? रॉकेट के वेग में परिवर्तन डेल टी इज इक्वल टू निकलने वाला गैस डेल एम इंटू यू। अब हमने क्या किया? डेल टी का भाग किया, जब डेल टी का भाग किया तो क्या पाया? डेल M0 माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी
इज इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल टी इंटू यू। ये हो गया। अब आप देखेंगे इसको, ये v अपॉन टी अर्थात वेग में परिवर्तन डेल v अपॉन डेल टी इज इक्वल टू होता है त्वरण। तो इसको हम क्या मानेंगे, त्वरण मान लेंगे। अगर त्वरण माना तो क्या लिखा, m जीरो माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। ये हो जाएगा वेग डेल ए हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल एम अपॉन डेल टी इंटू यू। अब हमें त्वरण का व्यंजक निकालना रहता है, तो ए का मान ए इज इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल टी यू अपॉन डेल एम जीरो माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। ये होता है इसके त्वरण का व्यंजक। बोलता है त्वरण के अधिकतम हेतु शर्तें लिखिए, कहता है जी। त्वरण के अधिकतम हेतु शर्तें कहता है, तो हम शर्तें लिख सकते हैं। कैसी शर्तें लिखेंगे कि पहला हम बताएंगे भैया डेल एम अपॉन डेल टू, मतलब गैस के ईंधन के निकलने की जो दर होती है, गैस का द्रव्यमान होता है या गैस के जो दहन की दर होती है वो अधिक होना चाहिए, या गैस के निकलने की दर तीव्र होना चाहिए। दूसरा बता सकते हैं और बताते हैं गैस का जो वेग होता है वो भी अधिक होना चाहिए। कम से कम दो शर्त लिख सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल टी का मान अधिक होना चाहिए और यू का मान अर्थात जेट नदी से जो गैस के निकलने का वेग होता है वो जितना तीव्र होगा, जितना अधिक होगा, त्वरण भी उतना ही अधिक होगा। तो ये इसके दो शर्त थे। ये था आपका रॉकेट मॉडल, आप देख सकते हैं इसको, समझ सकते हैं इसको। हमारा अगला पॉइंट है गति के द्वितीय नियम से तृतीय नियम की व्युत्पत्ति करना। मान लिया जाए ए और बी दो पिंड है, जिसमें पहले वस्तु ए के सापेक्ष बी पर लगने वाला बल F1 तथा बी के सापेक्ष ए पर लगने वाला बल F12 है, तथा इनके जो संवेग है वो क्रमशः डेल P1 और क्या है, डेल P2। ये हम माना कि बता रहे हैं। फिर हमने कहा कि भाई क्योंकि बाह्य बल अनुपस्थित है, बाह्य बल अनुपस्थित है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या जानते हैं, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू नियतांक। आपको याद होगा, फिर हमने क्या डेल को गुणा कर दिया, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। फिर डेल P2 P1 प्लस डेल P2 इज इक्वल टू 0। फिर हमने कहा डेल P1 अपॉन डेल T प्लस डेल P2 अपॉन डेल T, मतलब मैंने T का भाग कर दिया डेल T का है। फिर हमने क्या किया, डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस डेल P2 अपॉन डेल T। फिर हम बताएंगे क्या, गति के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T। तो आप जानते हैं F21 इज इक्वल टू डेल P1 अपॉन डेल T, F12 इज इक्वल टू डेल P2 अपॉन डेल T। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर हमने क्या पाया, हमने पाया F21 इज इक्वल टू F12
ये होता है गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, इसे ही गति का कौन सा नियम, तृतीय नियम कहते हैं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संगामी बलों का संतुलन। संगामी बलों का संतुलन एक इंट्रोडक्शन है जो शायद ट्वेल्थ में आपको काम आएगा, खासकर स्पेशली मैथमेटिक्स वाले लोग के जो बच्चे हैं, जो मैथमेटिक्स वाले हैं, उनके लिए काम आएगा, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। तो बोलते हैं संगामी बलों का संतुलन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक बल किसी एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं तो उसे संगामी बल कहते हैं। जब दो या दो से अधिक बल, देखिए 3 बल दिखाई पड़ रहे, दो या दो से अधिक बल किसी एक बिंदु पर कार्य करते हैं उसे संगामी बल कहते हैं। यदि इन तीनों का परिणामी का जो परिणामी का जो योग होता है वो यदि शून्य होता है, ठीक है, तो वो क्या कहे जाते हैं, वे संतुलन में है कहे जाते हैं। इस पूरी घटना को ही बलों का, संगामी बलों का संतुलन कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक बल जब एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं उसे संगामी बल कहते हैं, और यदि इनका बीजीय योग शून्य होता है तो उसे क्या कहते हैं, संगामी बलों का संतुलन कहते हैं, या संतुलन में है कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी कॉपियों में लिख रहे होंगे, पूरा वीडियो देख रहे होंगे, और आप जरूर लिखें और देखें, क्योंकि कॉपी चेक करने का सिलसिला चालू हो जाएगा कुछ दिनों में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षाओं को।